Hello student, today we explain class 11th plant physiology. क्लियर, ये आपकी इम्पोर्टेंट यूनिट है। दो यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, एनिमल फिजियोलॉजी और एक है बेटा आपकी प्लांट फिजियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, स्टार्ट कर रहे हैं। ये नियर अबाउट 11 to 12 लेक्चर में कंप्लीट होगा, ये चाहे पूरे यूनिट ख़त्म होगी। ये कवर करने की पूरी कोशिश होगी, 11 या 12 यूनिट में कवर हो जाए। ठीक, प्लांट फिजियोलॉजी में टोटली 4 या 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक, हमें ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ना है, मिनरल एंड न्यूट्रिशन भी पढ़ना है, रिस्पायरेशन इन प्लांट पढ़ना है, ग्रोथ इन प्लांट्स पढ़ना है। तो ये सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अच्छा, आपकी पहली टर्म्स होगी बेटा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। आपने ऑलरेडी बेटा क्लास लोअर क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि फोटोसिंथेसिस कहते किसे। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने ये पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड CO2। क्लियर, ये 4 कंपोनेंट होते हैं जिसके बिहार पे प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फोटो मतलब क्या हो जाएगा, फोटो मतलब फोटोन, सबसे छोटा होता है, यूनिट होता है लाइट की, मतलब लाइट के प्रेजेंस में। सिंथेसिस मतलब बनना, कि लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना, किसी चीज़ को बनाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। सबसे पहली प्रोसेस अगर हम देखें, यहाँ पे स्टार्ट करें इसको, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, एक एनाबॉलिक प्रोसेस होती है और इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक प्रोसेस, अभी तक हमको ये डायरेक्ट कह दिया जाता है ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, CO2, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बट अब आपको ये समझना होगा क्लास 11 में कि फोटोसिंथेसिस अगर हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें, बायोलॉजी में, तो किस प्रोसेस को वो शो करता है, तो इंडोथर्मिक और एनाबॉलिक। आगे चल के इसका मतलब भी डिस्कस करेंगे। ये चीज़ आपको बेहतर पता होगी कि इंडो मीन्स क्या होता है, जब हम किसी भी रिएक्शन में लाइट देते हैं रिएक्टेंट को। क्लियर, और अगर यहाँ पे एक्सोथर्मिक होता है तो हम हीट कहाँ रिलीज होती, प्रोडक्ट में। तो अगर किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट में हीट शो की जाती है तो वो एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाऊं, जरा फोकस करिएगा, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है प्लांट्स को फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट, गिव्स आउट बेटे यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस वाटर। क्लियर, अब आपके मन में ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस कई बनते हैं। पहले मैं रिएक्शन को बैलेंस कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ देखिए 6 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो आप कार्बन को बैलेंस करिए, यहाँ 6 यहाँ 1, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल। क्लियर, अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की बात करता हूँ, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है। ठीक, अभी हाइड्रोजन का ऑप्शन देखते हैं, 6 2 12 और यहाँ पे 13, 6 2 12 113, यहाँ पे 6 2 12 113, 6 2 8 1 9। ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है। हाइड्रोजन अगर मैं बात करूं तो 2 यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे 12 और प्लस 2 14 हाइड्रोजन है। ठीक, मैं हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करूं तो आपको पता है मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसको 12 से। ठीक, 12 2 24 और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसको 6 से। बताइए हाइड्रोजन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। 12 2 24, 12 ये हाइड्रोजन और 6 2 12 कितना हो जाएगा 24। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस, कार्बन ऑलरेडी पहले ही बैलेंस कर दिया था। रही बात ऑप्शन की, 6 2 12 और ये 12 कितने हुए 24। जरा यहाँ फोकस करिए, 6 2 8 और 6
14। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा तो 6 2 12 और 6 ये वाला ऑक्सीजन और ये 6, तो 6 और 6 2 12 और 6 ये, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 24। मतलब 6 ये ऑक्सीजन 6 ये ऑक्सीजन 12 और ये 6 2 12 मतलब 24 ऑक्सीजन। ये रिएक्शन टोटली बैलेंस है। ठीक, अब फोकस करने वाली क्या बात है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं रिएक्शन को कुछ इस तरह लिखता, अगर मैं रिएक्शन को इस तरह लिखता, ऐसे, अब मैंने देखिए वहां पे वाटर नहीं लिखा है। ठीक, दोनों रिएक्शन में फर्क क्या मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 2 12 12, हाइड्रोजन बैलेंस। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और 6 2 12 18 ऑक्सीजन, 6 2 12 और 6 18 ऑक्सीजन। यहाँ बैलेंस करें तो 6, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 6 से, तो 6 2 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा 18 ऑक्सीजन हो जाएंगे। क्लियर, तो ये भी रिएक्शन क्या होगी, टोटली बैलेंस हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये वाली रिएक्शन सही है या ये वाली सही है? दोनों ही फोटोसिंथेसिस की है। फर्क इतना है कि जब प्लांट्स ने CO2 एब्जॉर्ब किया था एटमॉस्फेयर से, कैरी किया था ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, वाटर कैरी किया था फ्रॉम द सॉइल से, उस टाइम पे क्या हुआ, जब स्टोमेटा ओपन हुआ होगा तो CO2 अंदर आई होगी। स्टोमेटा के ओपन होने से CO2 अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो देखिए CO2 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है, ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन आपने ये भी देखा है कि जब स्टोमेटा ओपन होता है तो ट्रांसपायरेशन भी होता है, और ट्रांसपायरेशन हमने पढ़ा है क्लास 10th में, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब पानी का वेपर फॉर्म में निकलना थ्रू स्टोमेटा। तो अगर यहाँ पे आप वाटर शो करते हो तो ये वाटर जो है वो ऑक्सीजन के साथ निकलता है, लेकिन ये वेपर फॉर्म में, ये ऑलरेडी गैस फॉर्म में है, ये वेपर फॉर्म में निकलता है। कि कंफर्म होता है कि आपको परफेक्ट पता है कि रिस्पायरेशन के टाइम पे जब CO2 अंदर आएगी तो ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर वेपर भी बाहर निकलती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। जबकि इस रिएक्शन पे जरा फोकस करिए तो केवल CO2 अंदर आई और ऑक्सीजन बाहर गई, यहाँ हमने वाटर को नहीं शो किया है। तो ध्यान रखिएगा दोनों रिएक्शन सही है। अगर परफेक्ट पूछी जाए तो पहली वाली ज्यादा सही है, आप एग्जाम में यही वाली लिखिएगा, बिकॉज इससे ये पता चलेगा कि आपको परफेक्टली पता है कि जब रिस्पायरेशन प्लांट में होता है तो स्टोमेटा ओपन होता है, जिसके थ्रू CO2 तो अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है और साथ ही साथ वाटर भी लॉस होता है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर रिलीज हो जाता है, उससे हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। तो इस रिएक्शन में दोनों शो हो रहा है। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया होगा। ये तो थी बात फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस कहते किसे हैं, उसकी रिएक्शन क्या है। ठीक, चलिए इसको आप पॉज करके नोट करते रहिएगा बेटा। अभी आप पहले समझ लीजिए, फिर पॉज करके आप नोट करिएगा। चलिए मैं इस रिएक्शन को हटा रहा हूँ, जरा ध्यान से फोकस करिएगा। इसमें कई साइंटिस्ट भी अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। ठीक, अब स्टेटमेंट क्या क्या था वो देखेंगे। अभी के लिए क्वेश्चन जरा सुनिए। मैंने आपको ऑलरेडी आपने सुना भी होगा इस चीज को। जैसे यहाँ पे CO2 है, देखिए इसके पास भी ऑक्सीजन है, H2O है, इसके पास भी ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन जो रिलीज हुई है ये किसके मॉलिक्यूल से आई है, इसके या इसके, ये हमें कंफर्म करना होगा। क्लियर, हमें ये कंफर्म करना होगा कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुई ये किस मॉलिक्यूल से डिसोसिएट हुई होगी, CO2 से या फिर वाटर से। तो ये हमें पहले कंफर्म करना होगा, जिसके लिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। बाद में इसको मैं इस चैप्टर को पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सीक्वेंस में ही, बट अभी के लिए मैं आपको इसका आंसर शो कर रहा हूँ। हम ऐसे ही जैसे एज इट इज मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, ऐसे ही नोट्स करिएगा आप इसको। ठीक, तो आप इतना लिखना, फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर। क्लियर, फिर ये रिएक्शन आप शो कर दीजिएगा। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर हम देखें कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आया होगा, जरा देखिए, फोकस करिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आया होगा। देखो होता क्या है बेटा, ग्रीन प्लांट्स में आपने पढ़ा है सेल चैप्टर में पढ़ा था प्लास्टिड, प्लास्टिड इज अ सेल ऑर्गेनेल।
ठीक, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होता है जिसकी डिस्कवरी किया था सिम्पर ने। उस प्लास्टिड में 3 पार्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ किचन ऑफ द सेल, जहां पे फूड प्रिपेयर होता है, और उसी क्लोरोप्लास्ट में होता है बेटा क्लोरोफिल, जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। बट वो ग्रीन कलर लीफ को प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका मेन फंक्शन अगर हम देखें तो क्लोरोफिल क्या करता है बेटा, ये क्लोरोफिल क्या करता है, इंट्रैप लाइट एनर्जी ये सन की लाइट एनर्जी को क्या करता है, इंट्रैप करता है, और उस लाइट एनर्जी को चेंज कर देता है बेटा केमिकल एनर्जी में। तो ध्यान रखना, क्लोरोफिल का जो मेन फंक्शन होगा ये तो होता ही है कि वो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पे एक फंक्शन और होगा कि ये लाइट एनर्जी को इंट्रैप करता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। अब बात आती है कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो होता क्या है कि प्लांट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया था फ्रॉम द सॉइल, इस वाटर को केमिकल एनर्जी देखिए क्या करता है, डिसोसिएट कर देता है, तोड़ देता है। अच्छा, तोड़ेगा तो आपको पता है ये टूटेगा कुछ इस तरह, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा इधर। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक H पे 1 प्लस होता है, आपने पढ़ा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1 प्लस आएगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस आएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे बेटा, रिलीज होंगे 2। लेकिन आपको पता है जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है प्लांट्स जब रिस्पायरेशन करता है तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, सिंगल ऑक्सीजन तो होगा नहीं। तो इसे हम क्या करेंगे, इसको हम 2 टाइम्स कर दें वाटर मॉलिक्यूल, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और 4 हाइड्रोजन होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4। अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, O2। तो एक चीज का आंसर यही मिल गया होगा आपको कि जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन होता है तो CO2 में से ऑक्सीजन नहीं जाता, कहाँ का ऑक्सीजन रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, और यही ऑक्सीजन जब CO2 अंदर आती है स्टोमेटा के ओपन होने पे, यही ऑक्सीजन बाहर चला जाता है। ये आंसर आपको समझ में आया। H2O ब्रेक होता है, केमिकल एनर्जी के थ्रू लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और ये ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो CO2 यहाँ से इंटर करता है। प्लांट्स की लीफ में 2 सेल होती है, मीजोफिल सेल और बंडल सीड सेल। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इस चीज को, अभी के लिए मैं केवल आपको ये समझा रहा था कि किस मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन रिलीज होता है। अच्छा, आगे क्या होता है जरा वो देखिए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, फोटोलिसिस। फोटो मीन्स क्या होता है, फोटोन, फोटोन मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना, लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज का क्या करना, टूटना। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया इन तीनों कंपोनेंट्स में, इसे हम बोलते हैं फोटोलिसिस। ये एक सेल में हो रहा था, दूसरी सेल में एक प्रोसेस और हो रही थी, एटीपी, ठीक, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपने पढ़ा, ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा एडीपी प्लस पीआई, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट अलग हो जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है उसे। यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट था, ये क्या करता है, उसे डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट अलग कर लेता है। अब आपको पता है इन दोनों को फिर से ज्वाइन करके इन दोनों को ऐड करके फिर से एटीपी बनाना होता है, एनर्जी एटीपी फॉर्म में चाहिए होती है सेल को। अब ये दोबारा से एटीपी में कन्वर्ट होने के यहाँ पे कुछ एनर्जी चाहिए दोनों को ऐड करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है, ऐड होता है, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, डिपेंड करता है मॉलिक्यूल कितने हैं, तो ये दोनों कंबाइन होकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एटीपी में। दूसरी प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पे एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है NADPH2। अगर आपको दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा है, NADPH2 निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ये बेटा कन्वर्ट होता है NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। तो यहां से क्या चीज निकल गई होगी बाहर, देखिए इसमें मैंने एक चीज गायब कर दी, तो यहां से क्या निकला होगा, H2, ठीक। अब ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट होगा NADPH2 में, तो यहां से कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन, बोलो हाँ या ना। अरे भाई NADPH2 था, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गए तो क्या बचा होगा, NADP, और ये NADP दोबारा से यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेके कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में, और ये प्रोसेस कंटिन्यू इसी तरह चलती रहेगी ताकि ये वाटर जो टूट रहा था, ये ऑक्सीजन निकल गया बाहर और ये हाइड्रोजन जाके यहाँ कंबाइन होके हाइड्रोजन, और जैसे ही ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो आपको पता कोई चीज अंदर भी आई होगी, CO2,
अरे भाई CO2 अंदर करेगा तभी तो ऑक्सीजन बाहर जाएगा, और CO2 जैसे ही अंदर आएगा तो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, हाइड्रोजन के साथ, और क्या बना देगा बेटा, ग्लूकोज। कुछ समझ में आई रिएक्शन कैसे हुई? जो हमने लिखा था CO2 प्लस वाटर गिव्स आउट ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो CO2 हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, और इसी वाटर मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन रिलीज होता है, ना कि CO2 में से। क्लियर? अब तो समझ में आ गया होगा ना ये चीज। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जेड स्कीम। आगे चल के हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जेड स्कीम किसे कहते हैं। जेड स्कीम से नाम से ये हेडिंग है, उसमें आपको फोटोलिसिस पढ़ना होता है और ये प्रोसेस शो करनी होती है कि कैसे कैसे रिलीज होता है, हाइड्रोजन कहाँ से आता है, कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व होती है, एटीपी किस में ब्रेक होता है, NADPH2 किस में ब्रेक होता है, ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप इसको पॉज करके इसको भाई भी मत नोट करिए, आप केवल रिएक्शन तक नोट करिएगा। रिएक्शन के बाद कंटिन्यू करेंगे। रिएक्शन के बाद हमें ये पढ़ना होगा सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक, सिग्निफिकेंस मतलब फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमें इंपॉर्टेंस समझना है। फिर उसके बाद इसकी हिस्टोरिकल स्टडी करनी है कि कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, सबका अलग अलग स्टेटमेंट था, फाइनली किसका स्टेटमेंट परफेक्ट हुआ, ये हमें डिस्कस करना है। आपके लिए अभी ये क्वेश्चन है, आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो तो आप क्वेश्चन एक नोट करिए, हु वाज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, हु वाज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। आगे चल के मैं इस चीज़ को बताऊंगा, बट अभी के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सर्च करिए, कंटिन्यू लेक्चर अटेंड करिएगा। आप इसको पॉज करके जो मैंने बताया अभी नोट करिए, आगे मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूं। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, सिग्निफिकेंस होता क्या है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है फोटोसिंथेसिस का। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करना, नहीं। फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस ये है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। प्लांट्स को एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म, किसी भी सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो इम्पॉर्टेंस ये है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ ATP, ना कि ये इंपॉर्टेंस है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या फिर एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्लियर? तो जरा लिखिए एक बार, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, significance of photosynthesis is not the synthesis of glucose and evolution of oxygen, but its main significance is conversion of light energy into chemical energy, that is ATP। बेटा एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए कि सिग्निफिकेंस जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो ये नहीं है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मेन सिग्निफिकेंस ये होता है लाइट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज ATP। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल स्टडी। अगर हम बात करें, आपने पढ़ा फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस।
इनसे पहले भी फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी चल रही थी, जो फिलोसोफर थे इनसे पहले भी स्टडी चल रही थी, लेकिन कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं था कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। सबका अपना अपना ओपिनियन था। तो हमें कुछ साइंटिस्ट को पढ़ना होगा कि उन्होंने क्या क्या कहा था, जिसके ब्याह पे फाइनली कंक्लूजन क्या निकला। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, हिस्टोरिकल स्टडी अबाउट फोटोसिंथेसिस। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। हिस्टोरिकल स्टडी अबाउट फोटोसिंथेसिस। हिस्टोरिकल स्टडी अबाउट फोटोसिंथेसिस, इसमें आप लिखिए, एक दो लाइन आप लिख लीजिए बेटा। पहले स्टडी लिखिए, स्टडी अबाउट फोटोसिंथेसिस वाज स्टार्टेड, स्टडी अबाउट फोटोसिंथेसिस वाज स्टार्टेड 300 year ago, 300 year ago, 300 year ago, before Aristotle and Theophrastus like philosopher, before Aristotle and Theophrastus like philosopher consider that plants obtain their nutrition from soil। तो लगभग 300 साल पहले अगर हम देखें, इनसे भी मतलब 300 साल पहले और इन लोगों से पहले भी जो फिलोसोफर थे, इनसे पहले भी बताया गया था कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है, बट तब ये मानते थे कि सॉइल से होती है। ठीक, कंसीडर कि प्लांट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, वो सॉइल से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। फाइनली क्या हुआ, बाद में साइंटिस्ट, एक अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, सबका अपना अपना ओपिनियन था। तो इन्हीं में से पर्टिकुलर कुछ साइंटिस्टों का जब सारा ओपिनियन एक साथ किया गया तो समझ में आया कि हाँ, प्लांट न्यूट्रिशन कैसे मतलब ऑब्टेन करता है, कैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो आज का हमारा टॉपिक केवल ये है, इंट्रोडक्शन अबाउट फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी चीज़ें वन बाय नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हमें इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है इस लेक्चर में। तो हम पहले साइंटिस्ट को लिख रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए। पहले थे वॉन हेलमोंट। बेटा आप मैं सीक्वेंस से नहीं बता रहा हूँ, आप सीक्वेंस से ईयर वाइज देख लीजिएगा कि कौन कौन पहले आए थे, कौन बाद में आए थे। वॉन हेलमोंट ने कहा था, क्या कहा था जरा वो लिखिए आप। वॉन हेलमोंट ने क्या कहा था, हेडिंग लिख लीजिए, वॉन हेलमोंट। इनके आगे डैश करके लिखिए, प्लांट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम वाटर। अकॉर्डिंग टू वॉन हेलमोंट, ग्रीन प्लांट्स make their food by the process of photosynthesis, means obtain nutrition from water. This statement is partially correct because plant obtain their nutrition from water and CO2। तो आप इसमें स्टेटमेंट लिखिए, वॉन हेलमोंट ने क्या कहा था, लिखिए जरा आप। प्लांट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम वाटर, प्लांट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम वाटर, कॉमा, दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट, थोड़ा बहुत सही भी था। दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट बिकॉज फोटोसिंथेसिस और प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, because plants obtain their nutrition from water and air, in bracket carbon dioxide both, in bracket carbon dioxide bracket close both। तो ये माना गया कि वॉन हेलमोंट जो कह रहे थे कि प्लांट अपना फूड ऑब्टेन करता है फ्रॉम वाटर से, पार्शियली करेक्ट था, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में वाटर इन्वॉल्व होता है, ये श्योर है। हमने रिएक्शन में भी देखा था, CO2 + H2O पढ़ा था हमने। ठीक, चलिए नेक्स्ट साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉल्स। स्टीफन, कोई लोग हेल्स पढ़ते हैं, कोई लोग हॉल्स पढ़ते हैं, जैसे भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करिए। चलिए, स्टीफन हॉल्स। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हु वाज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। स्टीफन हॉल्स
और जब प्लांट फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, इसको नोट कर लीजिएगा, ये नीट का एक क्वेश्चन है कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है, स्टीफन हॉल्स को। इन्होंने क्या कहा, जल्दी लिखिए, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। प्लांट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, प्लांट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन obtain their nutrition from air, from air in bracket carbon dioxide bracket close, bracket close। इनके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट था, क्लियर। थर्ड क्या था बेटा, जोसेफ प्रिस्टले 1774। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये नाम आपको केमिस्ट्री में मिलेगा जब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन फैमिली। तो जोसेफ प्रिस्टले वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन गैस। ये इनका मोटो था कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, लेकिन करना कुछ और चाह रहे थे, मिल कुछ और गया, बट कंफर्मेशन तो कुछ मिली थी। ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी कर लिया इन्होंने। कैसे किया जरा वो देखिए, अभी आपको स्क्रीन पे भी इसका पेज दिखाऊंगा एनसीईआरटी का, बट कैसे किया था वो जरा फोकस करिएगा। इन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया, इस बेल जार के अंदर क्या किया इन्होंने, एक ग्रीन प्लांट्स को रखा, कुछ लाइक दिस। जब ग्रीन प्लांट्स को रखा इन्होंने देखा कि कुछ समय बाद या कुछ दिन कुछ घंटे बाद ये प्लांट्स की लीफ धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई, मुरझाने लगी। तो इनको समझ में आया कि इसका मतलब कोई ऐसा कंपोनेंट है जो प्लांट्स को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस टाइम में पता तो था नहीं। जब ये चीज़ बंद हो चुकी थी तो इनको एक चीज़ समझ में आई कि प्लांट्स को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जो उसको नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से उसकी लीफ कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, मुरझा जा रही है, ठीक, वो प्रॉपर फंक्शन शो नहीं कर पा रहा है। अच्छा, दूसरे बेल जार में क्या किया इन्होंने, दूसरे बेल जार में माउस को ले लिया, चूहे को, ठीक, चूहे को ले लिया। जैसे ही चूहे को बेल जार के अंदर बंद किया, चूहा कुछ समय बाद तड़फने लगा, उसको सफोकेशन होने लगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो गई और फाइनली वो मर गया। तब इनको यहाँ पे एक पॉइंट और समझ में आया कि जो प्रॉब्लम प्लांट्स को हो रही थी अंदर, वही इसको होने लगी। इसका मतलब कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो इन्हें एयर से मिलती है, लेकिन क्या है नहीं पता चल रहा था। इन्होंने क्या किया, दूसरे केस में, तीसरा एक केस और लिया, इन्होंने एक कैंडल, जलती हुई कैंडल को रखा। ये कैंडल ऑलरेडी बर्न हो रही थी, जल रही थी। जब इन्होंने कैंडल को रखा, जैसे ही बेल जार को ऊपर से कवर किया, कैंडल बुझ गई। अब कैंडल बुझ गई तो एक चीज और यहाँ पे डाउटफुल हो गई कि जब मैंने इसको रखा था तो प्रॉब्लम, इसको रखा फिर प्रॉब्लम, इसको रखा फिर प्रॉब्लम, बिकॉज ये दोनों लिविंग, ये तो नॉन लिविंग, इसको कहां से प्रॉब्लम हुई। इसका मतलब इन तीनों को कुछ ना कुछ एयर से चाहिए था, वो क्या चाहिए था ये कंफर्म करना थोड़ा सा टफ हो रहा था। इन्होंने क्या किया, फाइनली इन तीनों को एक साथ एक बेल जार में रख दिया। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, और जैसे ही ए बी सी को एक साथ रखा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो ये समझ में आ गया कि ए को क्या चाहिए था, CO2, बी माइस को क्या चाहिए था, ऑक्सीजन, और इसको क्या चाहिए था, ऑक्सीजन। तो जब प्लांट CO2 कैरी करता है तो CO2 माइस रिलीज करता है, ब्रीथिंग में कौन सी गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये CO2 मिली होगी प्लांट्स को, प्लांट कौन सी गैस रिलीज करता है, ऑक्सीजन को। तो माइस भी सर्वाइव कर रहा था, और कौन सर्वाइव कर रहा था, कैंडल भी प्रॉपर बर्न हो रही थी, और प्लांट्स भी एकदम परफेक्ट ग्रीन था। मिंट का प्लांट लिया था, पेपर मिंट का प्लांट लिया था। तो यहाँ पे इससे पहले CO2 का जिक्र हो चुका था, साइंटिस्टों ने कर दिया था कि प्लांट CO2 गैस कैरी करता है। ऑक्सीजन की बात किसी ने नहीं की। फाइनली इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस नेसेसरी होती है फॉर सर्वाइवल, और प्लांट्स ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और एनिमल्स या फिर बर्निंग कैंडल उस ऑक्सीजन को कैरी करके प्रॉपर बर्न होती है और ये प्रॉपर सर्वाइव करता है।
जरा एक पीडीएफ देखिए, आपकी बुक स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे आपको देखिए दिख रहा है, फिगर दिख रहा होगा। उसमें देखिए 4 बेल जार बने हुए, पहले में एक माइस और एक कैंडल रखी हुई है, फिर माइस मर चुका है और कैंडल भी बर्न नहीं हो रही है। तीसरे वाले में देखिए पिपरमिंट यानी प्लांट रखा गया है, कैंडल और बेल जार तीनों परफेक्टली सर्वाइव कर रहे हैं उसमें। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, देखिए जरा, जोसेफ प्रिस्ले 1733 डेट ऑफ बर्थ है, 1804 में मर गए थे। इन 1770 सॉरी यहाँ 74 लिखा हुआ है 1770 performed a series of experiments that really revolved the essential role of air in growth of green plants। मतलब ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ में एयर का बहुत इसेंशियल रोल होता है। फाइनली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। 1774 में जोसेफ प्रिस्ले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। प्रिस्ले ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस अ बेल जार सून गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, सिमिलरली ए माउस। तो इस पैराग्राफ को अच्छे से आप एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो मुझे। क्लियर? मैंने आपको शॉर्टली समझा दिया, जरा बोर्ड पे फोकस करिएगा आप। मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिया कैसे चीज़ डिस्कवरी की हुई थी। ठीक, तो जोसेफ प्रिस्ले ने फाइनली ये कहा कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2 कैरी करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे अभी तक कोई ये बात नहीं कर रहा था कि क्लोरोफिल का भी रिक्वायरमेंट होता है, ऐसी चीजें डिस्कस नहीं हुई। इसके बाद साइंटिस्ट आए, ये स्टेटमेंट इसका बेटा आप एनसीईआरटी से लिख लीजिएगा। क्लियर? इसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था जैक इंजनहॉर्स्ट। जैन इंजनहॉर्स्ट, इनके अकॉर्डिंग क्या था, लिखिए, ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड ओनली इन डे टाइम have ability to purify the air from न्यू लाइन से लिखिए। indirectly he demonstrated that light and chlorophyll are essential for photosynthesis। एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि जैन इंजनहॉर्स्ट ने क्या कहा था, तो उन्होंने इतना बताया था कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट और क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? तो बेटा ये कुछ साइंटिस्ट थे। इसके बाद एक और थे वॉन नेल, उनकी भी एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, आपको प्रोवाइड होगा। तो अभी के लिए आप इतनी सारी चीजें समझ लीजिए। एक बार एनसीईआरटी यहाँ तक अच्छे से लाइन टू लाइन रीड करिएगा। कहीं कोई सेंटेंस में प्रॉब्लम होती है, किसी लाइन में प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बट पहले आप इतना अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको वॉन नेल से लेके जो भी इसकी आगे की डेफिनेशंस हैं, जो भी हेडिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं 1 by 1 एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू बेटा।